So today our topic is rotational motion. Okay. So in rotational motion we will see if a spherical object has a velocity which is equal to r omega in the rotational motion. If it is a greater than r omega, if it is equal to r omega, and if it is less than r omega, then what will happen? So if a spherical object has both translational and rotational velocities and one is greater and one is smaller, so if the combination is there, so how we deal with that type of problems? Okay. So rotational motion is also there and translational motion is also there. तो हम लोगों के पास दोनों तरीके के मोशंस है, रोटेशन मोशन भी है और ये ट्रांसलेशनल मोशन भी है। और हम लोग क्या ले रहे हैं, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और सर्कुलर ऑब्जेक्ट एक हम लोग ले रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग के पास एक ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस r है और वो इसके कांटेक्ट में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है। ओके, सो हम लोग को क्या करना है कि इसके पास हम लोग को दो वेलोसिटीज हैं इसकी। एक इसके पास है v ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जिससे ये आगे की तरफ मूव कर रहा है और साथ ही साथ ये घूम भी रहा है ओमेगा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से। तो जैसे कि अगर ये जो ओमेगा है और ये जो v है, अगर v इक्वल्स टू r ओमेगा होगा तो किस टाइप का पैटर्न ये बनेगा, और अगर v इज ग्रेटर देन r ओमेगा होगा तो किस तरीके का पैटर्न बनेगा, और अगर v लेस देन r ओमेगा होगा तो किस तरीके का पैटर्न बनेगा। ओके, सो सपोज दैट जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी ये अगर इक्वल टू r ओमेगा है तो इस केस में सो we suppose that in the case of a string, how we will do the force balance? By the centrifugal force. Suppose that this is a particle of mass m. Okay, so by the centrifugal force we balance it. Okay, by the tension of this. Okay, so same here we balance v is equals to r omega like that. Okay, and we are taking three types of cases when v is equals to r omega, v is greater than r omega and v is less than r omega. Okay, so यहाँ पे हम लोगों को क्या होता था, अगर ये टेंशन t है इस स्ट्रिंग में और इसका मास m है और ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इसका क्या होता था mv स्क्वायर बाई r. ओके, तो v यहाँ पे क्या होता था r ओमेगा होता था क्योंकि ये इस वेलोसिटी से घूम रहा है तो m ओमेगा स्क्वायर r, तो ये हो जाता था इस पे फोर्स। ओके, और ये टेंशन के बराबर हो जाता था, ये mv स्क्वायर बाई r फोर्स होता था इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये अगर हम लोग v को r ओमेगा रख देते थे तो ये आ जाता था। ओके, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट ये भी है। इसमें क्या है कि एक हम लोग के पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v है और एक सर्कुलर वेलोसिटी है जो कि ओमेगा है। तो अगर हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस दे दिए जाएं अगर एग्जाम में और पूछा जाए कि अगर v इक्वल्स टू r ओमेगा है तो इसका पैटर्न कैसा होगा, ये कैसे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट घूमेगा, अगर v ग्रेटर देन r ओमेगा है तो ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से घूमेगा, और अगर ये v लेस देन r ओमेगा है तो इसका पैटर्न क्या होगा, ये हम लोगों को अगर चार ऑप्शंस दे दिए जाएं उसमें से पता करना हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि इसका जो पैटर्न है वो क्या होगा घूमने का। अगर इसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है और ये ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी है, तो हम लोग को पता करना रहेगा कि इस पे इसका पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से ये रोटेट करेगा। ओके, सो ये अब आपको प्रॉब्लम क्लियर होगा कि हम लोग को अगर पैटर्न पता करना हो कि किस टाइप से घूमेगा, और अगर हम लोगों को जैसे जेईई मेंस में और नीट में एकदम देख के बताना, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ माइंड कैलकुलेशन से ही हम लोग बता सकते हैं। अगर पहले से पता होगा तो भी हम लोग उस सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हम लोग पैटर्न ड्राइंग में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारा
ये आगे तक जाएगा तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो हर पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते उस टाइम पे, तो और कैलकुलेशन डिफिकल्ट भी होगा, तो इसलिए हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो हम लोग देख के भी बता सकते हैं। ओके, सो हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं कि इस केस में क्या होता था। ओके, तो अगर हम लोगों को इस केस में पता करना रहे कि अगर हम लोग के पास ये जो वेलोसिटी ओमेगा रहे है वो अगर ज्यादा और कम होगी टेंशन से, ये जो टेंशन टी है अगर इसकी जो वेलोसिटी वी है जो कि आर ओमेगा है, ये कंफर्म है, तो अगर ये जो वेलोसिटी वी है ये अगर आर ओमेगा से ज्यादा होगी कम होगी और इसमें, तो क्या होगा इसके मोशन पे, अगर हम लोग इसको कर लेते हैं तो ये उसी का पार्ट रहेगा। ओके, सो हम लोग इसको ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं जिसमें कि हम लोग के पास ये मास m था और हम लोग उसको और उसमें आर ओमेगा की वेलोसिटी थी, तो जिससे कि ये घूम रहा था, तो हम लोग को इसमें अगर पता हो कि ये अगर हम लोग की जो वेलोसिटी v है जो कि आर ओमेगा है इस केस में, क्योंकि ये सिर्फ रोटेशन मोशन कर रहा है और ये यहाँ से फिक्स है, यहाँ से फिक्स है और ये सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो हम लोग को अगर ये पता हो कि इसमें ये जो वेलोसिटी है v ये और जो कि है इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि इसमें दो टाइप की वेलोसिटी नहीं है, इसमें जैसे कि ये दो टाइप की वेलोसिटी है, क्योंकि ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ये आगे भी जा रहा है और ये साथ ही साथ अपने इसमें घूम भी रहा है, तो लेकिन इसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ ओमेगा है वेलोसिटी, जो कि हम लोग ने पहले इसको v से डिनोट करा है जो कि इक्वल टू आर ओमेगा है। तो अगर ये हम लोग की जो आर ओमेगा है ये अगर हम लोग की सिर्फ रोटेशनल मोशन में पहले हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ट्रांसलेशनल तो हम लोग इसमें ऐसे भी ऐड कर सकते हैं जो कि इजी पार्ट रहता है। ट्रांसलेशनल को हम लोग फिजिक्स में जो रोटेशनल मोशन है या फिर और कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें हम लोग इजी पार्ट की तरीके ट्रांसलेशनल मोशन को डील करते हैं, मेन होता है इसमें रोटेशन का पार्ट। तो रोटेशन के पार्ट पे अगर हम लोग इसमें जो ओमेगा की वेलोसिटी है ये चेंज हो रही है, या फिर हम लोग कहें कि ये जो v है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि v हम लोग जैसे हम लोग v सुनते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये v होगा ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, लेकिन इसमें सिर्फ फिक्स है, इसमें v क्या है आर ओमेगा, तो हम लोग कह रहे हैं कि v अगर चेंज हो रहा है इसमें या फिर ओमेगा अगर इसमें चेंज हो रहा है। ओके, तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो जो इसकी वेलोसिटी v है जो कि ऐसे होगी परपेंडिकुलर टू ये रेडियस होगी। ओके, सो जो वेलोसिटी v होगी जो कि परपेंडिकुलर टू ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है v, ओके, और ये ओमेगा से ये घूम रहा है। ओके, सो अगर हम लोग ये स्ट्रिंग है, एक है स्ट्रिंग और इसमें ये घूम रहा है, तो अगर हम लोग इसमें डिफरेंट पॉइंट्स लें जो मेन पॉइंट्स हैं, एक है ये, एक है टॉप मोस्ट पॉइंट, एक है बॉटम मोस्ट पॉइंट और एक है साइडवर्ड्स राइट मोस्ट पॉइंट और एक है लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। इस सर्किल में चार मेन पॉइंट्स होते हैं, एक है टॉप मोस्ट वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाला और बॉटम वाला। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो अगर इसका मास m है तो इस पे mg नीचे की तरफ लग रहा होगा और ये जो टेंशन t है ये कोई भी रोल नहीं प्ले करेगा। ओके, अगर हम लोग इसमें फोर्स बैलेंस का देखें, ओके, लेकिन अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पे ये जो अगर ओमेगा है तो ये ओमेगा की वजह से ये हम लोग का फोर्स क्या होगा mv²/r, तो ये डायरेक्ट इससे बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। क्यों कोई दिक्कत नहीं आएगी? क्योंकि ये जो mg का फोर्स है ये कहीं से कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर ये कहीं से कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि, और ये ना ही ये जो लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल है, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये टॉर्क दे पाएगा और टॉर्क विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। टॉर्क टाउ विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। टॉर्क कब जीरो नहीं होता है? टॉर्क तब जीरो नहीं होता है अगर टॉर्क जो है वो परपेंडिकुलर है और अगर हम लोग के पास एक mg का फोर्स ये और एक दूसरा भी कोई फोर्स होता, जैसे कि ये टेंशन का फोर्स परपेंडिकुलर होता है इसके अपोजिट, तो हम लोग का mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर माइनस t इंटू स्मॉल आर करना पड़ता। लेकिन हम लोग को पता है कि ये टेंशन तो लाइन ऑफ एक्शन, हम लोग टॉर्क कहाँ से देख रहे हैं? टॉर्क इस पॉइंट से देख रहे हैं, p पॉइंट। तो अगर टॉर्क ये जो टेंशन है
ये अगर P पॉइंट से इसका वेक्टर पास हो रहा है तो इसका टॉर्क क्या होगा, 0, क्योंकि जो भी पॉइंट्स पैरेलल होते हैं लाइन ऑफ एक्शन के उनका टॉर्क 0 होता है। सो ये जितना भी टेंशन का टॉर्क है T वो हमेशा 0 होगा। जो भी टॉर्क होता है, अगर कभी भी टॉर्क किसी भी फोर्स का उसी पॉइंट से जैसे पास हो गया तो उसका टॉर्क हो जाएगा 0। सिर्फ जो टॉर्क परपेंडिकुलर होते हैं, फोर्स के टॉर्क जो भी परपेंडिकुलर होते हैं वही इंक्लूड करे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले बस एक ही हम लोग को टॉर्क मिलता है जो कि mg का है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें और यहाँ देखें तो इसमें यह वाला जो टॉर्क होगा ये हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यहाँ पे इस पे के पास कि कोई भी वेलोसिटी हो, अगर वेलोसिटी यहाँ पे अगर 0 भी हो गई तो भी इस टॉर्क mg के टॉर्क की वजह से इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी 0 नहीं है। ओके ठीक है। तो अगर हम लोग को ये पता लगा कि अगर इसमें तीन जैसे कि डिफरेंट वेलोसिटीज, हम लोग सबसे पहले हम लोग को क्या देख रहे थे इनिशियल क्वेश्चन में कि 4 पॉइंट्स हैं, अगर चारों पॉइंट्स में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसके मोशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पार्टिकल के मोशन पे। तो सबसे पहले हम लोग ने पॉइंट लिया ये राइट मोस्ट पॉइंट, जो कि सबसे इजी पॉइंट है। क्यों सबसे इजी है, क्योंकि इसमें जो mg का फोर्स है, ये जो मोशन है इसको हेल्प करेगा सबसे ज्यादा, और इसका जो टॉर्क है वो हेल्प करेगा। तो अगर पूछा जाए कि इसमें क्यों, वाई दिस पॉइंट इज द इजीएस्ट पॉइंट फॉर द पार्टिकल टू कंप्लीट इज फुल सर्किल। सो अगर हम लोग को क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं जेई में और नीट में, कि अगर हम लोगों को पार्टिकल है at these 4 different points, so at which point the particle it is easiest for the particle to complete its motion. So this point will be the easiest point for the particle for the particle to complete its motion, because if the velocity is equal to 0 at this point, then too it can complete the motion. So this point is the easiest point for the particle to cross. Okay, so ये point सबसे easy point है कि particle cross करे, क्योंकि इसमें जो टॉर्क है वो मैक्सिमम है और mg का टॉर्क है, और mg इंटू स्मॉल r का टॉर्क है। तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा, mg इंटू स्मॉल r, टॉर्क विल बी mg इंटू स्मॉल r। ठीक है, तो ये इजीएस्ट पॉइंट होगा। अगर वेलोसिटी इसमें 0 भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग के पास एक्सटर्नल जो वेलोसिटी हम लोग ने जैसे जो भी दी है, अगर वो 0 वेलोसिटी भी दे दी है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो आराम से हम लोग का पार्टिकल वो क्रॉस कर जाएगा ये पॉइंट। ओके, अब हम लोग आते हैं ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। अब इसमें देखते हैं कि जो mg का फोर्स है, अब इसमें mg का फोर्स हो गया चेंज। ओके, तो अब इसमें देखते हैं अगर mg का फोर्स में कैसे चेंज हुआ। इसमें जो mg का फोर्स है वो लग रहा है बॉटम पे। ओके, यहाँ पे बॉटम पे लग रहा है, लेकिन इसमें जो mg का टॉर्क है जो इस पॉइंट से है वो हम लोग देखते हैं तो क्या पता लगेगा कि ये जो टॉर्क है mg का वो तो 0 हो गया। तो mg का जो टॉर्क है जो इसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था मोशन कंप्लीट करने में, अगर वेलोसिटी 0 भी थी तो भी वो कंप्लीट कर ले रहा था तो लेकिन वो इस केस में नहीं होगा, बिकॉज ये जो mg का फोर्स है it डायरेक्टली इक्वल टू t हो जाएगा। mg विल बी इक्वल टू t बट इट विल नॉट हेल्प इन कंप्लीटिंग द मोशन। सो यहाँ पे वेलोसिटी को ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा। अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 नहीं हुई तो फिर हम लोगों को ये पार्टिकल कंप्लीट नहीं कर पाएगा ये जो भी सर्किल है। ओके, तो हम लोगों को पता करना है अगर ये वेलोसिटी कितनी होगी, कि अगर ये पार्टिकल यहाँ तक चला जाए या पार्टिकल यहाँ तक चला जाए तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। इसको एनर्जी बैलेंस से निकाल सकते हैं। इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, mv²/2। अगर हम लोग यहाँ पे इसको 0 पॉइंट ले लें, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 ले लें, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg इंटू h। हम लोग यहाँ ये वाला निकालना है यहाँ पे, तो ये हम लोग जानते हैं कि ये h क्या है, r है, या फिर हम लोग यहाँ पे निकाल लें अगर ये पॉइंट के पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। व्हाट वेलोसिटी द पार्टिकल शुड हैव एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट सो दैट इट कैन रीच एट द टॉप मोस्ट पॉइंट और टू कंप्लीट द मोशन। अगर ये पॉइंट इस पॉइंट से हल्का भी आगे चला गया
तो ये आराम से मोशन कंप्लीट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अगर ये पॉइंट यहाँ से हल्का भी आगे चला गया, इस पॉइंट पे भी अगर आ गया, तो ये जो mg का टॉर्क है वो हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो टॉर्क हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ओके, अगर हम लोग देखें टॉर्क यहाँ, ये क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि ये अगर इस पॉइंट से हल्का भी आगे चला गया तो ये मोशन कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि टॉर्क ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन अगर हम लोग इस पॉइंट से इस वाले पार्ट को देखें तो इसमें जो टॉर्क है mg का टॉर्क ये जो रेडियस, तो mg का टॉर्क है हमेशा अपोजिट। ओके, ये जो टॉर्क है ये इस पॉइंट पे है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे जो टॉर्क होगा इस पॉइंट पे वो होगा क्लॉकवाइज। ओके, सो जो इस पॉइंट पे टॉर्क है वो है क्लॉकवाइज, और इस पॉइंट पे जो टॉर्क है वो है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो इसलिए क्या होगा कि अगर हम लोग को इस पॉइंट पर टॉर्क देखेंगे तो ये हम लोग को एक तरीके से ये हम लोगों को रोकेगा कि कंप्लीट करे मोशन। इस पॉइंट पे भी जैसे हम लोग टॉर्क देख रहे हैं, अगर हम लोग इस पॉइंट पे देखें तो ये जो mg का फोर्स है ये ऐसे करके टॉर्क दे रहा है, ठीक है। और टॉर्क कैसे देखा जाता है? अगर किसी को कभी कंफ्यूजन हो जाए कि ये टॉर्क क्लॉकवाइज है, ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज कैसे है, तो हम लोग इसके वेक्टर से देख सकते हैं। देखिए वेक्टर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और हम लोग को इस पॉइंट से देखना है, तो हम लोग ऐसे करके क्लॉकवाइज वेक्टर हो गया, ठीक है। हम लोग को यहाँ का टॉर्क देखना है, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, इस mg का टॉर्क क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस ये mg यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इस पॉइंट से सर्किल कंप्लीट करेंगे जैसे, तो ऐसे करके सर्किल आएगा अपोजिट सर्किल। सो हम लोग इस पॉइंट की जो mg फोर्स के वेक्टर की डायरेक्शन है, इससे हम लोग देख सकते हैं कि टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज होगा कि टॉर्क जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हम लोग इस तरीके से ये देख सकते हैं कि टॉर्क है हम लोग का क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। इस तरीके से हम लोग आराम से इसका टॉर्क देख सकते हैं। तो हम लोग अगर देखें तो जो इसमें टॉर्क है, जो mg का टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है, तो अगर इस पॉइंट से हल्का सा भी आगे पार्टिकल चला गया तो ये सर्किल कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि जो टॉर्क होगा mg का टॉर्क, द टॉर्क ऑफ mg विल हेल्प the particle to complete its motion, but if the particle is in the left half of the circle, so it will retard the motion, as the torque of the mg will be anti-clockwise, not in the clockwise direction, so it will pull back to its bottommost point. Okay, so this is the main thing which we have to remember, that if the particle is just in the right half, so the mg force will be acting downwards like this, so it will help in the motion, and the torque will be there, so that will help in the motion, will be in the clockwise direction. But in this case, in the particle in left half, the torque will start retarding the motion, as it is in the anti-clockwise sense and the particle is rotating in the clockwise sense. Okay, तो हम लोगों को यह पता लग गया कि अगर हल्का सा भी आगे पार्टिकल चला गया तो हम लोग का ये पार्टिकल मोशन कंप्लीट कर सकता है। तो हम लोग को यहाँ पे वेलोसिटी ये निकालनी है कि ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि ये पार्टिकल इस पॉइंट से हल्का सा भी आगे चला जाए। तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि इस पॉइंट पे ही चला जाए, क्योंकि अगर हम लोग इस पॉइंट से हल्का सा भी आगे जाएंगे तो हम लोग को थीटा एंगल पे सब वेक्टर निकालने पड़ेंगे। तो इस पॉइंट से पे देख लेते हैं और फिर हम लोग उस v को थोड़ा ग्रेटर देन की कंडीशन लगा देंगे, तो हम लोग की वो इनइक्वालिटी आ जाए। ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे, इक्वल टू में पार्टिकल यहीं तक जाएगा और हल्का सा भी ग्रेटर हो गया तो पार्टिकल आगे चला जाएगा, और उसके बाद तो mg का टॉर्क है ही जो कि हेल्प कर देगा हम लोग के पार्टिकल के मोशन को कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो mg h है, तो h इसमें क्या है 2r, m से m कैंसिल हो गया, v²/2 इक्वल्स टू g इंटू 2r। ओके, सो v² इक्वल्स टू 4gr, v इक्वल्स टू 2√gr। सो अगर इतनी वेलोसिटी हो गई v इक्वल्स टू 2√gr अगर हुई वेलोसिटी, तो ये पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला जाएगा, और अगर इससे ग्रेटर देन हो गई तो ये पूरा पार्टिकल मोशन कंप्लीट कर लेगा। सो इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन 2√gr, so this particle will complete its motion and will complete the circle. Okay, सो ये हम लोगों का हो गया इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में कि अगर ये पार्टिकल है घूम रहा है तो क्या वेलोसिटी होनी चाहिए कि पार्टिकल हल्का सा भी आगे चला जाए और ये मोशन ये पार्टिकल कंप्लीट कर ले। ओके, और हम लोगों का
ये हो गया mg का फोर्स, यहाँ पे ये टेंशन को से बैलेंस हो रहा था, और यहाँ पे ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जिससे कि ये पार्टिकल मोशन कंप्लीट कर ले। और हम लोगों को यहाँ पे भी पता लग गया कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर 0 वेलोसिटी भी है तो भी ये पार्टिकल मोशन कंप्लीट कर लेना तो ये पार्टिकल को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग को बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पता करना हो कि अगर इसमें वेलोसिटी 0 हुई तो पार्टिकल फिर आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो mg का फोर्स टॉर्क है वो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे mg का टॉर्क ग्रेटर देन 0 है, लेकिन यहाँ पे जाके mg का टॉर्क भी 0 हो गया। तो अब कोई भी और इसके अगर आगे जाएगा हल्का सा भी तो रिटार्ड ही कर रहा है, और तो अगर वेलोसिटी भी 0 हो गई तो फिर ये आगे नहीं जा पाएगा। तो इसमें वेलोसिटी निकाल ली हम लोगों ने, कितनी है, 2 ग्रेटर देन 2_gr अगर वेलोसिटी है तो ये पार्टिकल मोशन कंप्लीट कर लेगा। अगर वेलोसिटी इक्वल टू 2_gr हुई तो ये पार्टिकल यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे कि अगर वेलोसिटी जो है अगर इक्वल टू 2_gr है तो पार्टिकल यहां तक तो जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर वेलोसिटी जो है अगर 2_gr है तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो टॉर्क है वो तो 0 हो गया है, ऊपर वाले पॉइंट पे भी टॉर्क 0 ही होगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें नीचे वाले पॉइंट पे ये जो mg का टॉर्क है और ये जो टेंशन का टॉर्क है दोनों 0 हैं, क्योंकि टेंशन का पॉइंट फोर्स भी इससे पास हो रहा है और ये जो mg का फोर्स है वो भी p पॉइंट से पास हो रहा है, तो दोनों के टॉर्क 0 हैं। लेकिन यहाँ का टॉर्क हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो mg का टॉर्क है वो भी 0 हो गया, और ये जो t से कनेक्टेड है वो भी 0 हो गया। तो दोनों जो टॉर्क हैं वो तो 0 हो गए। लेकिन अब इसमें एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है, अगर ये दोनों फोर्स ही नीचे की तरफ पार्टिकल को ला रहे हैं, टेंशन का फोर्स भी और mg का फोर्स भी, तो इसमें क्या होगा, एक पॉइंट पे अगर इसमें टेंशन जो है वही तो रिस्पॉन्सिबल है कि ये स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट रहे। ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रेट क्यों है, क्योंकि इसमें जो टेंशन का फोर्स है ये लग रहा है, और ये जो mv²/r है ये जो ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अगर इसमें ये जो mg और टेंशन दोनों ही नीचे हो गए तो हम लोगों का इसमें टेंशन का 0 होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि इसमें यहाँ इस पॉइंट पे क्या था, ये जो mg का फोर्स था वो हम लोगों का टेंशन के इक्वल टू था। तो इसमें यहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टेंशन एट द इन द स्ट्रिंग विल बी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, क्योंकि ये mg इक्वल टू t है एकदम इक्वल सबसे ज्यादा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो टेंशन है ये और mg है ये, तो यहाँ पे हम लोग का टेंशन को बैलेंस करने के लिए ये वाला फोर्स है mv²/r, तो यही हम लोग को रिस्पॉन्सिबल होगा कि इसमें टेंशन 0 ना हो वेलोसिटी वाला। तो अगर वेलोसिटी इक्वल टू 0 भी हुई, जैसे कि हमने कहा था कि अगर इक्वल टू 0 भी हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, इसमें टेंशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी 0 है। लेकिन क्या होगा, ये जो mg का टॉर्क है ये उसको आगे ले आएगा। ठीक है, तो समझ गया आप लोग। ये अगर इक्वल टू 0 भी है तो भी हम लोगों को ये पार्टिकल आगे ले आएगा, लेकिन अगर इसमें यहाँ पे अगर इक्वल टू 0 हो गया टेंशन तो फिर ये पार्टिकल नीचे आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो गई थी तो भी इसमें टेंशन अगर 0 हो भी गया था तो भी हम लोग को दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि पार्टिकल के पास ये mg का टॉर्क था जो कि उसको पार्टिकल को हेल्प कर रहा था मोशन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ये जो यहाँ पे mg का फोर्स का टॉर्क है ये तो यहाँ पे 0 हो गया, तो ये mg का फोर्स एक तरीके से नीचे ला रहा है पार्टिकल को और इसके टेंशन को एकदम मिनिमाइज कर। सो मिनिमम टेंशन विल बी एट दिस पॉइंट। सो यहाँ पे जो यहाँ पे होगा वो मिनिमम टेंशन होगा। ओके, और अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी पार्टिकल के पास मिनिमम ही टेंशन होगा क्योंकि यहाँ पे mg का फोर्स नीचे लग रहा है और ये mv²/r है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन होगा और मिनिमम टेंशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे मिनिमम टेंशन होगा, क्योंकि यहाँ पे तो mg का फोर्स एकदम अपोजिट है जो भी टेंशन फोर्स है उसके, और मतलब कि टेंशन फोर्स को एकदम ही मिनिमाइज कर दे रहा है, t-mg कर दे रहा है,
जो भी टेंशन है, और इसमें यहाँ पे T इक्वल टू mg है जो कि हाईएस्ट है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई तो क्या होगा। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो भी ये पार्टिकल मोशन कंप्लीट कर लेगा। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं mv²/r है और यहाँ पे जो टेंशन T है, अगर T इक्वल टू mv²/r है, ओके, mv²/r T प्लस mg, अगर इसमें वेलोसिटी जीरो हो भी गई तो भी ये पार्टिकल मोशन इसलिए कंप्लीट कर लेगा क्योंकि इसमें ये जो ऊपर का जो फोर्स है ये तो जीरो हो गया, ये नीचे का फोर्स जो mg है ये नीचे की तरफ इसको ले घसीट रहा है, लेकिन ये जो टेंशन है वो भी जीरो हो जाएगा। अगर जैसे पार्टिकल अगर हल्का सा भी नीचे आया, टेंशन क्यों है? टेंशन एक इमेजिनरी फोर्स की तरीके है, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं टेंशन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये सब फोर्स प्राइमरी फोर्स नहीं है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल रिएक्शन है वो कब आता है? अगर उसमें mg का फोर्स लगेगा या कोई दूसरा फोर्स लगेगा, जैसे m है वहां से इस पे mg का फोर्स लगेगा तभी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अगर इस पे ग्राउंड पे mg का फोर्स नहीं लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। ऐसे इसमें अगर इस स्ट्रिंग पे mg का फोर्स नहीं लगेगा तो टेंशन नहीं होगा। तो ऐसे ही ये अगर mg का फोर्स इसमें नीचे ही लगने लगा तो फिर टेंशन किस बात के लिए रहेगा? टेंशन भी जीरो हो जाएगा और ये mg का फोर्स नीचे आ जाएगा। इस पे टेंशन सिर्फ इसलिए था क्योंकि ताकि ये mg के फोर्स को काउंटर कर सके। अब जब mg का फोर्स ही नीचे ला रहा है, if mg the force of mg is itself bringing the particle down, so why the tension will act? So tension will be here zero, ठीक है, टेंशन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। लेकिन ये पार्टिकल मोशन इसलिए कंप्लीट कर लेगा क्योंकि इसके पास मोमेंटम है। द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज नॉट जीरो। अगर इस पॉइंट पे हल्का सा भी जीरो हुआ मोमेंटरली, अगर वेलोसिटी जीरो हुई भी लेकिन इसके पास वेलोसिटी जो इसके पास मोमेंटम पहले से था, तो ये मोमेंटम इसको हेल्प कर देगा इस पॉइंट से हल्का सा आगे लाने के लिए। सो अगर हम लोग विजुलाइज करें इस स्ट्रिंग को बहुत तेजी से रोटेट कर रहे हैं और इस पे हल्का सा भी यहाँ पे जीरो भी हुआ तो भी इसके पास मोमेंटम है इतना ज्यादा कि ये आगे हल्का सा भी आ जाएगा, और हल्का सा भी आगे आ गया उसके बाद तो mg का टॉर्क हमने जैसे बताया था वो तो है ही, तो इसलिए वो पूरा पार्टिकल मोशन कंप्लीट कर सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो पॉइंट यहाँ पे है, अगर इसके पास ऊपर सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है यहाँ पे अगर वेलोसिटी जीरो हो भी गई फिर भी यह पार्टिकल मोशन कंप्लीट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके पास मोमेंटम है। द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज नॉट जीरो, सो द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल हेल्प इट, और ये पार्टिकल इस पॉइंट पे एकदम से नीचे नहीं आएगा। एकदम से नीचे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके पास मोमेंटम है, इसके पास mg, ये जो mg का फोर्स है और ये जो mv²/r है, ये वेलोसिटी तो जीरो हो ही गई है तो mg का फोर्स इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, लेकिन हल्का सा इसके पास मोमेंटम क्योंकि बहुत ज्यादा है, हल्का सा भी पार्टिकल इस पॉइंट पे देखिए आप वेलोसिटी नहीं जीरो है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है और इस पॉइंट पे अगेन वेलोसिटी नहीं जीरो होगी और इसको mg का फोर्स हेल्प भी करने लगेगा। तो इसका जो मोमेंटम है पार्टिकल का वो हेल्प कर देगा इसको हल्का सा आगे लाने के लिए, और उसके बाद mg का फोर्स इसको हेल्प करेगा ताकि ये पूरा पार्टिकल मोशन कंप्लीट कर ले। तो अगर हम लोग v को ग्रेटर देन रखें और चाहे इसमें हम लोग इक्वलिटी लगा दें तो भी ये पार्टिकल मोशन कंप्लीट कर लेगा। तो अगर किसी को बाद में डाउट है कि यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये पार्टिकल mg के फोर्स की वजह से नीचे आ जाएगा, टेंशन तो जीरो हो ही गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस पार्टिकल पर मोमेंटम है, तो ये मोमेंटम की वजह से ये पार्टिकल मोशन कंप्लीट कर लेगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल सो दैट इट कैन कंप्लीट द मोशन, सो v इज greater than 2_gr, v is equal to 2_gr, v is greater than equal to 2_gr, so v is greater than equal to 2_gr होगा क्योंकि इसके पास मोमेंटम है इस पार्टिकल के पास जो कि इसको हल्का सा आगे ले आएगा, और उसके बाद इसके पास mg का फोर्स का जो टॉर्क है वो तो इसके पास है ही, तो वो इसको हेल्प कर ही रहा है तो इसकी मोशन ये पार्टिकल कंप्लीट कर ले, तो इसलिए ये पार्टिकल जो है अपना मोशन सही से कंप्लीट कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि इसमें ये सारे पॉइंट्स होंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका क्या था कि इस पे यहाँ पे टेंशन, इसमें वेलोसिटी जीरो भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाएगा, लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट था, यहाँ पे जो टेंशन है वो मैक्सिमम हो जाता है
यहाँ पे टेंशन जो है जो ऊपर वाले पॉइंट पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो मिनिमम हो जाता है, और क्योंकि इसमें mg का फोर्स अपोज कर रहा है, और इसमें ये जो है इसमें वेलोसिटी कितनी रिक्वायरमेंट हो कि ये मोशन कंप्लीट कर ले, क्योंकि इसके पास देखते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो मिनिमम हो गई है, क्योंकि इसके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो हम लोग, लेकिन इसके पास यहाँ पे फिर काइनेटिक एनर्जी एक मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। तो यहाँ पे कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग दे दें कि जिसकी वजह से ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है उस तक जाने के बाद भी ये पार्टिकल मोशन कंप्लीट कर ले, तो वो वेलोसिटी निकल के आती है v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 g। और इसमें बीच में जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे इंपॉर्टेंट वो भी हमने बता दिए कि क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कि अगर इस पॉइंट के लिए पूछा जाए mg के टॉर्क के बारे में पूछा जाए, t के टॉर्क के बारे में पूछा जाए, अगर mv² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टॉर्क के बारे में पूछा जाए तो भी आप लोग बता पाए। तो mv²/r का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क होता है वो तो हमेशा ही 0 होता है, क्योंकि वो जो पॉइंट होता है जिससे कि हम लोग रोटेट कर रहे हैं वो हमेशा उसके ही पैरेलल ही लगेगा। ओके, तो जैसे ये पी पॉइंट है यहीं पे mv²/r लगेगा, और ये जो अगर स्ट्रिंग पे हमेशा ही टेंशन जो है वो इनसाइड ही लगेगा, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क होता है वो तो हमेशा ही 0 हो जाता है। ये टेंशन का टॉर्क भी यहाँ पे 0 होगा, अगर स्ट्रिंग है तो टेंशन का टॉर्क भी हमेशा 0 होगा। अगर फोर्स कॉन्सेप्ट में जैसे कि डिफरेंट ब्लॉक्स हैं या फिर कोई और तरीके का प्रॉब्लम है, उसमें जो टेंशन का टॉर्क है वो कभी कभी टॉर्क दे सकता है, लेकिन इस केस में तो ये स्ट्रिंग है और ये जो टेंशन का टॉर्क है वो इसके पैरेलल था। बस जो mg का टॉर्क था वो डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहा था। यहाँ पे टॉर्क उसका मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ पे टॉर्क 0 हो जाता है, यहाँ पे टॉर्क अपोज करने लगता है, यहाँ तक अपोज करता है, और फिर इसके बाद डायरेक्ट फिर से हेल्प करने लगता है पार्टिकल को मोशन अपना कंप्लीट करने के लिए। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। इस अगर एक पार्टिकल का मोशन है तो इस पे कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग के बन सकते हैं, तो इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोग के बन सकते हैं, और हम लोग उसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें बन सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। ओके, तो अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि ये जो अब हम लोग जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट था, और अगर हम लोग के पास अभी जैसे कि ये तो हम लोग के पास पॉइंट ऑब्जेक्ट था ये पार्टिकल। ओके, अगर अब हम लोग देखते हैं कि इस पे ये जो हम लोग ने जैसे इनिशियली लिया था जो कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट था, अगर अब हम लोग वो लेते हैं तो उससे फिर हम लोगों का क्या होगा, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के तरीके में क्या चेंज आएगा। जैसे कि हमने बताया था कि ये तो इस पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इसके पास जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो तो 0 हो गई, और इसके पास सिर्फ ही रोटेशनल वेलोसिटी बची, क्योंकि एक पॉइंट हम लोगों ने फिक्स कर दिया। लेकिन जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो तो हम लोग एक पॉइंट से फिक्स नहीं कर सकते, और तो उसमें तो ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा। तो हम लोग अब देखेंगे कि ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसमें किस तरीके से चीज़ें रहेंगी, और उसमें किस तरीके से हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें किस तरीके का, जैसे हमने कि बताया था कि उसमें अगर डिफरेंट मोशन प्रेडिक्ट करने के लिए आ जाएं, कि अगर ये 4 तरीके के हम लोग को ऑप्शन दिए ना, उसमें हम लोग को ग्राफ प्रेडिक्ट करना हो कि कौन सा ग्राफ सही है, तो हम लोग उसमें आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो हम लोग उसका मोशन बता सकते हैं। ओके, तो हम लोग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के केस में देखते हैं। इस केस में जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे हमने सारे उसमें क्लियर कर दिए। अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के केस में, जिसमें कि हम लोग के पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी है, और हम लोग के पास उस केस में हम लोग के पास रोटेशनल वेलोसिटी भी है। तो हम लोग के पास दोनों वेलोसिटी हैं, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका कि रेडियस r है और जिसके पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v है, अगर हम लोग का मूव करता है तो इसमें क्या होगा। ओके, अब हम लोग इस केस में देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये जो mg का फोर्स रहता है वो तो इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि ये हम लोग mg का फोर्स देखेंगे तो ये एक तरीके से सेंटर पे एक्ट करेगा, और ये अगर सेंटर पे एक्ट करेगा, क्योंकि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहीं पे होगा, सेंटर पे ही। तो इसका ये जो
फोर्स होगा इनिशियली वो क्या होगा कि कोई भी टॉर्क नहीं देगा। ओके, इसको हम लोग एक डिस्क लेते हैं, क्योंकि अगर ये स्फीयर हुआ, स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर होता है थोड़ा, तो अगर ऊपर होगा तो क्या होगा, अगर ये हल्का सा भी रोटेट करा आगे की तरफ तो क्या होगा, ये जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जैसे r बाई शायद 3 डिस्टेंस पे होता है, तो अगर ये हुआ तो ये जो वेक्टर है ये सेंटर ऑफ मास वाला, ये अगर हल्का सा भी ये आगे हुआ तो यहाँ से ये जो mg का फोर्स है ये टॉर्क फिर देने लगेगा। ओके, तो mg का फोर्स इसमें टॉर्क देगा और इसमें भी हेल्प करेगा। ओके, तो अगर हम लोग उसको भी विजुलाइज करेंगे तो वो वाला पार्ट भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग mg के टॉर्क के बारे में पूछा जाए कभी कि mg का फोर्स कब कब टॉर्क दे रहा है, कब कब नहीं दे रहा है, तो इनिशियल स्टेट पे वो नहीं टॉर्क दे रहा है स्फीयर के केस में। लेकिन अगर हम लोग डिस्क के केस में देखें तो डिस्क के केस में जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा ही सेंटर पे रहेगा, तो हमेशा अगर वो सेंटर पे रहेगा तो हमेशा जो mg का टॉर्क होगा डिस्क में वो 0 आएगा, लेकिन स्फीयर में वो पॉजिटिव भी आ सकता है। ओके, लेकिन अगर हम लोग जैसे कि सिलेंडर लेते हैं, अगर सिलेंडर कोई रोल कर रहा है तो जो इसका टॉर्क होगा, जैसे कि सिलेंडर जब रोल करेगा तो इस पे यहाँ पे तो इस पे सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर या नीचे होता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जो टॉर्क होगा वो इस लाइन से हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये जो टॉर्क है वो इस लाइन पे एक्ट कर रहा है। ओके, ये जो रोटेट कर रहा है इस लाइन से रोटेट कर रहा है, तो हम लोग अब इस टॉर्क को देखेंगे इस लाइन से, इस लाइन पे तो उसका टॉर्क हमेशा ही 0 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। जो टॉर्क हमेशा वहां से देखेंगे जहां से पार्टिकल रोटेट कर रहा है, क्योंकि अगर हम लोग स्फीयर के केस में देखें तो स्फीयर के केस में कहां से रोटेट कर रहा है, सेंटर से रोटेट कर रहा है, लेकिन जो सिलेंडर के केस में वो कहां से रोटेट कर रहा है, एक्सिस से रोटेट कर रहा है। तो हम लोग को टॉर्क देखना पड़ेगा उसके एक्सिस से, तो उसके एक्सिस से जितने भी पॉइंट पैरेलल हैं, जितने भी वेक्टर पैरेलल हैं, तो सबका टॉर्क क्या हो जाएगा 0, और जितने भी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका टॉर्क जोड़ा जाएगा। लेकिन जितने भी वेक्टर अगर उसके पैरेलल हो गए या फिर एक्सिस से पास होने लगे तो फिर उनका टॉर्क 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग को देखना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे तो सिंपल रख रहे हैं कि सिर्फ एक हम लोग के पास स्फीयर है जिसका हम लोगों को वो बताना है कि इसका जो हम लोगों का रोटेशन का मोशन होगा वो कैसा होगा। तो अगर हम लोग का v है वो इक्वल टू आर ओमेगा है तो क्या होगा, और v है ग्रेटर देन आर ओमेगा तो क्या होगा, और v है लेस देन आर ओमेगा तो क्या होगा। तो अगर v है इक्वल टू आर ओमेगा तो क्या होगा, समझ लो यहां से अगर पार्टिकल जा रहा है तो ये इस तरीके से मोशन आएगा, और ये जो पॉइंट है ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे v है इक्वल टू आर ओमेगा यहाँ पे। ओके, तो जब ये पूरा पार्टिकल मोशन कंप्लीट करेगा तो ये ना तो पार्टिकल आगे जाने का ट्राई करेगा बहुत जल्दी, और ना ये पार्टिकल बहुत जल्दी पीछे आने का ट्राई करेगा। तो अगर अब हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे इस वाले से ये वाला जो होगा मोशन वो होगा v इज लेस देन आर ओमेगा। अब हम लोग देख सकते हैं ये जो पॉइंट है जहां पे ये कर्व्ड हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं जब ये पॉइंट यहाँ पे था तो जो इसकी वेलोसिटी v थी आगे जाने की वो तो बहुत कम थी, लेकिन ये जो पार्टिकल की मोशन की वेलोसिटी थी घूमने की वो ज्यादा थी। तो क्या हुआ, ये पार्टिकल इस तरीके से चला गया। यहाँ पे तो हम लोग नहीं पता कर सकते कि ये पार्टिकल v इक्वल टू आर ओमेगा है या v इक्वल ग्रेटर देन आर ओमेगा या लेस देन आर ओमेगा है। इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे से हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग यहाँ पे से बता सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे पता लग जाएगा कि ये पार्टिकल आगे जा रहा है, ये पार्टिकल पीछे जा रहा है, कि ये पार्टिकल सही से बिहेव कर रहा है। क्योंकि ये वाला जो मोशन है, इतना मोशन, ये मोशन तो सभी के लिए एक तरीके से सेम ही है। ये थोड़ा सा कर्व हो गया है ज्यादा, लेकिन एक तरीके से अगर कोई देख के बता ना कि सोचे तो वो नहीं बता सकता अगर उसके पास सारी डायमेंशंस नहीं है इस मोशन की, और सारी डायमेंशंस क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं दी होंगी,
कि ये वाली वहां पे तो सिर्फ 4 फिगर बने होंगे जो कि बहुत छोटे छोटे होंगे, और वहां पे डायरेक्ट हम लोगों को बताना होगा कि इस पार्टिकल का ये ट्राजेक्टरी कैसी है। तो इस हम लोग ये वाले पार्ट से नहीं बता सकते, क्योंकि इस वाले पार्ट में तो कुछ हम लोग को ज़्यादा डायमेंशंस भी नहीं पता है, और हम लोग को सिर्फ एक लाइन बनी हुई, लेकिन हम लोग ये पॉइंट से देख के बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे देखते हैं हम लोग, जब ये आगे जाने का इसका टेंडेंसी था तो इसके पास ये पीछे ज़्यादा गया है, यहाँ इस पॉइंट पे जाने के बाद ये जो स्फीयर है ये पीछे ज़्यादा गया है, और ये फिर ऊपर की तरफ से फिर आगे का मोशन इसने कवर कर रहा है, और फिर ये इस पॉइंट पे आने के बाद फिर ये बैक मोशन इसने ज्यादा प्रेफर करा है। तो बैक मोशन अगर ये प्रेफर कर रहा है तो क्या इसका मतलब है, बैक मोशन का मतलब है ये रोटेशन ज्यादा प्रेफर कर रहा है, ये रोटेशन इसमें डोमिनेट कर रहा है, तो इसीलिए ये पार्टिकल बैक ज्यादा आया, घूमा ज्यादा, और ये आगे कम गया। तो आगे घूमा ज्यादा और आगे कम गया, तो इसलिए इस तरीके से कर्ड हो गया। और इसमें आगे भी उतना ही जा रहा है और घूम भी उतना ही रहा है, तो इसमें कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ गया, और एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, एक कर्व टाइप का हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट टाइप का बन गया। ओके, तो ये इसमें दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। और अब हम लोग देखते हैं कि अगर v ग्रेटर देन आर ओमेगा है तब कैसा ग्राफ बनेगा। तब ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। तो जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगा। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो v ग्रेटर देन आर ओमेगा है, तो जैसे उस केस में पार्टिकल पीछे जा रहा था और इस तरीके से कुछ ग्राफ बन रहा था, और इक्वल टू में इस तरीके से था। लेकिन इसमें इस तरीके से, क्योंकि इसमें आगे ज्यादा देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इसमें आगे इस पॉइंट पे जल्दी से चला गया है, लेकिन वो घूम कम पाया है। तो अगर वो आगे ज्यादा चला गया है और घूम कम पाया है तो इस तरीके से शेप आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ से देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें आगे ज्यादा गया है और घूमा कम है, तो v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा है इस केस में। सो ये 3 केस हैं कि अगर ज्यादा पीछे की तरफ ज्यादा गया है और रोटेशन उसने ज्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करी है इस पॉइंट पे, तो वो आर ओमेगा इज ग्रेटर देन v हो जाएगा इस केस में। और अगर इस केस में है तो v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई उसके पास टेंडेंसी नहीं थी, ना तो ज्यादा घूम रहा था वो और ना ही ज्यादा आगे जा रहा था, वो सिंपल मोशन परफॉर्म कर रहा था स्फेरिकल पार्टिकल, तो v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया। और डिस्क और स्फीयर के केस में सेम ही ग्राफ आएगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं अगर इसमें कि v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा है तो फिर ये आगे ज्यादा जाने की टेंडेंसी रखेगा और घूमने की कम टेंडेंसी रखेगा, इसलिए ये थोड़ा स्किड टाइप का ग्राफ आएगा। ओके, सो ये हम लोग के कॉन्सेप्ट्स किसमें जो क्रिकेट की बॉल है उसमें भी अप्लाई होते हैं। जैसे कि हम लोग की क्रिकेट की बॉल है, अगर कोई भी स्पिनर है वो फेंकेगा तो कैसे, अगर फास्ट बॉलर फेंकेगा तो किस तरीके का मोशन आएगा, इस तरीके का मोशन आएगा, क्योंकि उसके में कोई भी रोटेशन नहीं होगा। तो ये तो जो आगे की तरफ रोटेशन मोशन अगर है और ये जो ट्रांसलेशन मोशन है वो दोनों सेम हो जाएंगे, तो डायरेक्ट ये ऐसे करके आ जाएगा। ओके, और अगर स्पिनर है तो उसके में 3-4 ये आ सकते हैं, क्योंकि वो रोटेट भी कर रहा है और उसके में आगे भी वेलोसिटी का ट्रांसलेशन भी हो रहा है। ओके, अगर हम लोग देखते हैं कि उसने जो वेलोसिटी है, जो स्पिन है उसने कम दी है और उसने वेलोसिटी ज्यादा दे दी है, मतलब तो उसमें इस तरीके का आ जाएगा स्पिनर अगर इस तरीके से करा है। और अगर इस जो भी स्पिन मोशन है बाय द स्पिनर अगर इस तरीके से कि he has given more rotations in the ball and the translation velocity is less, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो स्पिनर, द फर्स्ट केस स्पिनर जो कि फास्ट बॉलर में भी, इन द फास्ट बॉलर दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस टाइप ऑफ शेप लाइक दिस, in the case of spinner this can also happen if v is equal to r omega, so this type of shape can come if v is greater than r omega. So the spinner has given the less rotations and more translation velocity. If spinner has given more rotation and less translation velocity, then this type of shape will come. So in the exam it can be asked like
if the spherical particle has given different type of motions, so and different type of angular and rotational angular velocities and translational velocities mixture, so what type of shape will come? So like this we can answer.